ओके, अभी रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं हम। सबसे पहले बात तो भूलना नहीं है कि स्टोइकियोमेट्री का ही चैप्टर चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री भी कैसे कहते हैं इसको। लेकिन अभी यहाँ तक हमने रिएक्शन को बैलेंस करके उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी देखे हैं, लेकिन अभी हमको रेडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट को यूज़ करके कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो रेडॉक्स रिएक्शन खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये पूरा होने के बाद ही हम स्टोइकियोमेट्री के पार्ट को हाथ लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, कि हेटेरोलाइटिकली बॉन्ड ब्रेक करो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दो बॉन्ड के अंदर के, जो चार्ज बचेगा वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पीरियोडिक टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। तो वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप। सो इस तरीके से जो आपका पीरियोडिक टेबल रहता है उसमें ये जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको ग्रुप्स बोलते हैं। तो ग्रुप्स में कुछ खास वेरिएशन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ग्रुप 1 और 2 अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों अगर देखोगे तो उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 और +2 रहती है, देखा है हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में। लेकिन जब ग्रुप ग्रेटर देन 4 होता है, देखिए ग्रुप जो है आपका वो ग्रेटर देन 4 है। 4 का मतलब ठीक से देखो, ये है फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकंड ग्रुप। तो न्यू नॉमेनक्लेचर तो कहता है कि ये थर्ड होना चाहिए, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। लेकिन मेंडेलीव का नॉमेनक्लेचर देखोगे अगर पुराना नॉमेनक्लेचर, तो ये जो ग्रुप है जो कि न्यू के अनुसार 13th है अकॉर्डिंग टू न्यू, लेकिन मेंडेलीव के अनुसार ये थर्ड है, मतलब थर्ड बी ग्रुप रहता है। ये जो अब 14 है उसको पुराने नॉमेनक्लेचर में फोर्थ कहते थे। तो ये जो ये वाला ग्रुप है, अब ये 14, 15, 16, ये वाला ग्रुप 17th है, उसको पुराने नॉमेनक्लेचर में 7th कहते हैं और इसको 0th बोलते हैं, 0th ग्रुप, राइट। तो मैं ओल्ड नॉमेनक्लेचर यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर फोर्थ ग्रुप से बड़े ग्रुप है 14th, 15th, 16th, 17th या फिर 4th, 5th, 6th, 7th और 0th ग्रुप, तो उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी तरह फिक्स नहीं है, एक ही नहीं है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी होती है। क्यों वैरी होती है ये बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बगैर नहीं समझ सकते, लेकिन अभी आपको याद होना चाहिए कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप -8 टू ग्रुप ऐसे वैरी करती है। मतलब इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि ग्रुप 4 है ओल्ड के अनुसार, नए के अनुसार ये 14th होगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप -8 मतलब 4 - 8 टू ग्रुप मतलब 4 यहाँ तक वेरी होगी, मतलब -4 टू 4 तक वेरी होगी। जो फिफ्थ ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 टू +5 तक वेरी होगी। 6th और 7th आप देख लो। जो 8th ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 to 8, अभी 8 तो नहीं लिया मैंने, 0 to 8 तक वेरी होती है। ये उतना रिएक्शन नहीं दिखाते इसलिए उसको मैंने कंसिडर नहीं किया। 8th ग्रुप यानी एक्चुअली 0th ग्रुप, लास्ट वाला नोबल गैसेस वाला, इसको यहाँ पे 8 लिखना होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है ये बाद में, ठीक है, जब केमिस्ट्री आप डिटेल में पढ़ोगे। तो बस आपको याद रखना है कि 14th ग्रुप का अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज़्यादा वेरी कर सकती है। मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो सकती है, -3 हो सकती है, एंड सो ऑन, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। वैसे ही 5th ग्रुप उसकी -3 टू 5 तक हो सकती है। अब आगे, लेकिन ये सभी ग्रुप इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली नहीं दिखाते। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है 5th, 6th और 7th ग्रुप के लिए, याद रखना। वैसे तो 5th ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 टू 5 वेरी कर सकती है, लेकिन वो कॉमनली 5
और 3 ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं उनके ज़्यादातर कंपाउंड्स में। मतलब याद रखने के लिए ग्रुप एंड ग्रुप -2 ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमन रहती है। वैसे ही 6th ग्रुप यानी 16th ग्रुप वाले 6th एंड 4th, 7 एंड 5 ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमनली दिखाते हैं। वैसे ही 0th ग्रुप वाले यानी 18th वाले 8 और 6 ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। इसे हम हायर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, लोअर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उस ग्रुप की। वैसे तो पॉसिबली थ्योरेटिकली ये इतने सब ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, लेकिन ये है वो उनके ज़्यादातर कंपाउंड्स में दिखाते हैं। ये बस अभी रटना है आपको, इनके रीजंस बाद में है। अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, पहले तो देखो कि ये रिएक्शन है, अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, यहाँ पे -3 है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लोरीन एलिमेंट है इसलिए 0 है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्लोरीन की देखोगे तो -3 है, और यहाँ पे क्लोरीन की देखोगे तो -1 है। अब ठीक से देख लो, अगर नाइट्रोजन को आप फोकस करोगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर +3 हो गई है, मतलब बढ़ गई है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हुआ। और क्लोरीन की 0 से लेकर -1 हुई है, या फिर यहाँ पे -3 हुई है, सॉरी -1 ही है यहाँ पे, ये NCl3 ऐसे। और क्लोरीन की हम नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन क्लोरीन की वजह से हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक से देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हुआ है, और ये जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है इसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन, whereas reducing agent undergoes oxidation, and this kind of reaction जहाँ पे ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, राइट। ओके, तो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। इसको पहले हजम कर लो, राइट। अब जिसका रिडक्शन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, डिक्रीज होती है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है। तो अभी हमने देखा कि कोई एक एलिमेंट है जो कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने यहाँ पे सल्फ़र ले लिया है, राइट। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में 6 है, SO2 में +4 है। देखिए SO2 इस तरीके से होता है, और H2S में -2 है। तो सल्फ़र एक ही एलिमेंट है, बट इट एग्जिबिट्स वेरियस काइंड्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और हमको पता है ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है, यानी 6th, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर 6 तक वेरी हो सकती है। यह है उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यह है उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ये है लोअर, देखिए, और ये है हायर। तो आपको पता होना चाहिए, अगर एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना चाहेगा। खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना चाहेगा मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। मतलब इट हैज़ टेंडेंसी टू डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसका रिडक्शन हो सकता है, मतलब इट हैज़ टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। अब जिसका रिडक्शन होता है वो
एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जो मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एलिमेंट की, यानी कि 4, तो ये खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। मतलब इट हैज़ टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, देयरफॉर इट कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज करके देख लो। यानी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपको यहाँ पे ऐसा टावर इमेजिन करना है, यहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आपको इमेजिन करना है कि आप इस बिल्डिंग के नीचे खड़े हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ठीक से, ये बहुत कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर लगता है। तो आप यहाँ बिल्डिंग के नीचे खड़े हो और इसको आवाज़ लगा रहे हो ओ ए बोल के, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि हम कवर करेंगे 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बहुत डिटेल में। बस यहाँ पर अभी आया है तो आपको बता रहा हूँ मैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं मतलब उनका रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में रिडक्शन कैथोड के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? कैथोड के ऊपर। आपको पता होगा, याद कर लो एक बार। तो रिडक्शन कैथोड के ऊपर होता है। देखिए ये सब आपको अभी डिटेल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो बताता हूँ आपको कि ये डिटेल आना चाहिए तो उसी को आप फोकस करो, ये बस याद रखो, आगे भी काम आएगा। तो आपको ये समझना है कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर है, ज़्यादा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और कैथोड की तरह काम करते। मतलब आप नीचे से क्या कर रहे हो, एक कैट है, कैथोड मतलब कैट, एक बिल्ली है यहाँ पे, आपको समझना है, राइट, ऐसे बिल्ली। तो आप आवाज़ लगा रहे हो ओए कैट नीचे आ जा। तो ये बहुत जगह पर काम करता है। ये पीरियोडिक टेबल में भी अगर आप देखोगे, जब पीरियोडिक टेबल होगा आपका, तो ये जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है ना, या फिर इधर देखो ये फ्लोरीन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ज़्यादा काम करता है और ये कैथोड की तरह काम करेगा। अगर फ्लोरीन के साथ आप क्लोरीन लगा दोगे तो, या फिर यहाँ पे सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है, तो ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कैथोड की तरह काम करेगा। तो और ये नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करोगे एक एलिमेंट को, तो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। पीरियोडिक टेबल में भी इन दोनों के बीच अगर रिएक्शन होती है तो ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और एक चीज़ रहती है आपको 12th क्लास में, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटालर्जी बोल के, तो उसमें इलिंगन डायग्राम होती है, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं। तो ये जो ऊपर वाला एलिमेंट रहता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और नीचे वाला एलिमेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। बस याद रखना है, पीरियोडिक टेबल, ये ऑक्सीडेशन वाली सीरीज़ जिसे ईएमएफ सीरीज़ बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में, और इलिंगम डायग्राम, इन सभी में ऊपर वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कैथोड की तरह काम करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझना क्या है, जो मैंने यहाँ पे बताया ये आपको समझना चाहिए। ये बस आपको याद रखना है, जो आगे चल के भी आएगा और तब आपको समझेगा, बस उनका रिलेवेंस है इसलिए बता रहा हूँ। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, मैंने बोला ना, एक ग्रुप लेते हैं हम पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जैसे कि 16th ग्रुप, उनकी 6 और 4 ये 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये है हायर, ये है लोअर। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन रहती है और नीचे वालों में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन रहती है। इसका रीज़न आपको पीरियोडिक टेबल में पता चलेगा। देखिए ये चैप्टर ऐसा है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर बहुत से ऐसे कंसेप्ट है जो कि बाद में पता चलेंगे, और ऐसे बहुत कंसेप्ट है जो कि इस चैप्टर में भी लगते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में ऐसा कई बार होगा, आगे कंसेप्ट है, आगे रिएक्शंस है जो कि बाद में कवर होगी, ये मैं कई बार बोलूँगा, तो टेंशन लेना ही नहीं है, ऐसा ही होता है, ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं होता। मुझे लगता है कि केमिस्ट्री का सिलेबस डिज़ाइन करते वक्त
इस तरीके से किया गया है कि कुछ कंसेप्ट पहले लगते हैं, कुछ कंसेप्ट बाद में लगते हैं, और ये मिक्सिंग है थोड़ा। जहाँ पे जो लगता है वो मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको ये आना चाहिए, ये नहीं आया तो अभी चलेगा, राइट। तो इस स्टेटमेंट को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इस तरीके से होता है। ये क्या है ये बाद में पता चलेगा पीरियोडिक टेबल में। ओके, अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, कोवैलेंसी और वैलेंसी के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने बताया कि हेटेरोलाइटिकली बॉन्ड ब्रेक करो तब जो चार्ज आता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोवैलेंसी क्या होता है, किसी कंपाउंड का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो जितने कोवैलेंट बॉन्ड वो बनाता है वो उसकी कोवैलेंसी है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी 6 है और कोवैलेंसी भी 6 है, क्योंकि सल्फर ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 6, राइट। जब अभी वैलेंसी देखते हैं तो वैलेंसी का मतलब होता है अगर वो सल्फर जो कि एग्जांपल हमने लिया है वो एटम उसका हाइड्राइड फॉर्म करता है तो कितने हाइड्रोजन लगते हैं, तो ये हाइड्राइड फॉर्म करता है H2S, तो 2 हाइड्रोजन लगे इसको, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। जैसे कि कार्बन ने 4 हाइड्रोजन लगे तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई। जैसे कि सोडियम ने 4 हाइड्रोजन लगाए तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई। तो ये वैलेंसी जो है वो 4 से आगे नहीं होती। ऑक्सीडेशन स्टेट तो माइनस प्लस कुछ भी फ्रैक्शनल भी हो सकती है, राइट। कोवैलेंसी भी 4 से आगे होती है। और वैलेंसी ये 10th क्लास तक आपने पढ़ा हुआ कंसेप्ट है, ये पुराना कंसेप्ट है। उसके आगे कोवैलेंसी आई और उसके आगे ऑक्सीडेशन स्टेट आई, लेकिन इसके इनमें डिफरेंसेस है। तो जैसे कि हमने देखा कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। कोवैलेंसी 0 हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, क्योंकि बॉन्ड 0 बना सकता है। कोई एलिमेंट है फॉर एग्जांपल हीलियम, तो इसकी कोवैलेंसी 0 है लेकिन निगेटिव नहीं होती, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट सराउंडिंग एटम के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये कोवैलेंसी सराउंडिंग एटम के ऊपर नहीं डिपेंड करती। कैसे, जैसे कि कार्बन ने अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसा होगा, ये -1 चार्ज आ जाएगा। लेकिन कार्बन ने अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो ये इधर लेके जाएगा तो इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। लेकिन दोनों केसेस में कोवैलेंसी 1 ही होगी, राइट। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता, ओके। जबकि वैलेंसी को अगर देखा जाए तो वैलेंसी 4 के आगे नहीं जा सकती, ये पुराना कंसेप्ट है। तो कई बार कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आ सकती है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको। ये अगर हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड देखोगे आप तो इसमें नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाए तो 4 है कोवैलेंसी। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखोगे आप तो ऐसे है, ये इधर आएगा तो इसको ना लॉस ना गेन, ये भी इधर, ये भी इधर और ये भी इधर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो है -3, राइट, ऐसा है। तो कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट कभी सेम हो भी सकते हो भी नहीं सकते, डिफरेंट कंसेप्ट्स है, ज़रूरी है। अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का इस चैप्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर। रेडॉक्स रिएक्शन का इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंस है इन बैलेंसिंग द रिएक्शन। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 टाइप्स है, ठीक है ना, 2 टाइप्स। एक है आपका इक्वेशन मेथड और दूसरा है आपका रेडॉक्स रिएक्शन मेथड, और एक है एक्चुअली ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, ये ट्रायल एंड एरर छोटे छोटे रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है, ये दोनों बड़े रिएक्शंस के लिए अप्लाई होते हैं। अब ये इक्वेशन मेथड एक्चुअली किसी बुक में होती नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मैंने निकाला है, बहुत ही सिंपल है, देखो आप भी समझ जाओगे। तो सबसे देखते हैं इक्वेशन मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। इस इक्वेशन मेथड को आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर कोई रिएक्शन आपके सामने आती है जिसको आप ट्रायल एंड एरर से बहुत जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तब ये इक्वेशन मेथड यूज़ करना है। और जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तब ये इक्वेशन मेथड अप्लाई करनी है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए।
लेकिन स्टार्ट तो आपको इसी से करना है, ट्रायल और एरर से, राइट। तो इक्वेशन मेथड देखिए सिंपल है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये है रिएक्शन, आपको बैलेंस करनी है, बस फोकस करो आप, मैंने ऑलरेडी लिखा है सब कुछ। सबसे पहले क्या करना है, ये जो रिएक्शन आपको दी है, अगर ये आयंस के फॉर्म में है, ये तो आयंस नहीं है, ये तो क्या है, मॉलिक्यूल्स है, लेकिन कभी कभी ऐसे आयंस के फॉर्म में भी होती है रिएक्शन। ये देखिए ये आयंस है, अगर आयंस के फॉर्म में है तो आपको, अगर अल्कलाइन मीडियम बोला है तो OH माइनस को कहीं तो ऐड करना होगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ एक्चुअल रिएक्शन में नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और अगर बेसिक एसिडिक मीडियम बोला है तो आपको H+ को ऐड करना होता है, लेकिन ये कभी कभी ही होता है, अदरवाइज वो दे ही देते हैं। OH माइनस को ऐड करना है और साथ में वाटर को भी ऐड करना है, राइट, वाटर को भी ऐड करना है। ये कब कैसे करना है ये बाद में बता दूंगा आपको। पहले फोकस करते हैं इस टाइप की रिएक्शन जो कि आयन के फॉर्म में नहीं है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जो आयन के फॉर्म में दी है उसको बोलते हैं आयोनिक रिएक्शन। खैर तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ही रहेगी। कौन से, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन ये चैप्टर देखा जाए तो उसमें आयोनिक रिएक्शंस भी है, और ये दोनों चैप्टर आप एक साथ कर रहे हो, सम बेसिक कंसेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन, तो आपको दोनों रिएक्शंस आनी चाहिए। एक्चुअली हम दोनों चैप्टर कर रहे हैं एक साथ, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो आयोनिक रिएक्शन नहीं है तो इसमें H+ OH माइनस ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करो, इसको बैलेंस करना है तो हमको पता नहीं यहाँ पे 2 है या 3 है या 4 है, कुछ पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेट यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम बोल रहे हैं इनको, X, Y, Z और P अप्लाई कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, डाल्टन्स लॉ अप्लाई करना है। मतलब सिंपल है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन राइट साइड। सो दिस इज सिंपल थिंग ना। आप जो बैलेंस करते हो रिएक्शन तो दोनों तरफ एटम्स सेम ही रखते हो, तो सिंपल है। अब यहाँ पे मैंने X अप्लाई किया है तो नाइट्रोजन कितना है, X लेफ्ट साइड में, और एक नाइट्रोजन है, मतलब X और X 2X हो गए, तो इसलिए 2X ये हो गया लेफ्ट साइड। और राइट साइड में देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय Y, सो 2Y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय P, सो 2Y प्लस P हो गया। वैसे ही हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है 3 मल्टीप्लाइड बाय X, सो 3X। राइट साइड में 4 मल्टीप्लाइड बाय P, सो 4P। वैसे ही I। और अगर चार्ज है तो आपको चार्ज को भी बैलेंस करना है, वो अगले वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। अब आपके पास ये 3 इक्वेशन जनरेट हुए हैं, तो अब आपको क्या करना है, एक वेरिएबल को एज्यूम करना है सुटेबली, कुछ भी, x = 1, x = 2, 3 कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वन सेट ऑफ वेरिएबल भी नहीं, अनदर सेट ऑफ वेरिएबल भी चलता है। तो एक वेरिएबल आपको सुटेबली एज्यूम करना है, आपके ऊपर है वो। तो मैंने यहाँ पे x = 4 एज्यूम किया, राइट। इसलिए एज्यूम किया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डालूंगा x = 4 तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाता है, राइट ना, इसलिए मैंने x = 4 एज्यूम किया। तो सिंपल बात है, देखिए x = 4 अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये 4 और 4 कैंसिल होकर p = मेरा 3 आ जाता है, सो p = 3 आ गया। अब p = 3 यहाँ पे डालना है, क्या है, इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं, और x = 4 यहाँ डालना है। x की तो वैल्यू हमने एज्यूम की है, तो p और x की वैल्यू अगर आप यहाँ डालोगे तो y = 5/2 आएगा, सो y की वैल्यू भी आ गई आपकी। अब बच गया z, तो x की वैल्यू यहाँ डालो, p की भी डालो, तो z = आपका आएगा 9/2। सो इस तरीके से हमने x, p, y, z इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लिए। तो बस आपको यहाँ पे उनकी वैल्यू डाल देनी है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
जो कि देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये है आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बैलेंस ऐसा ही लिखो, आप इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपका आएगा 8 NH3 Ni3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू N2 प्लस 5I2 प्लस 3 2 ज़ा 6 अमोनियम आयोडाइड। तो ये जो रिएक्शन है ये ट्रायल और एरर से बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल है, तो आप नहीं कर सकते, इसीलिए आपको ये मेथड यूज़ करनी होगी जो कि फटाफट आपको रिजल्ट दे सकती है, इक्वेशन मेथड। अब देखते हैं इक्वेशन मेथड आयोनिक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो उससे पहले देखेंगे कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन और आयोनिक रिएक्शन होती क्या है। मॉलिक्यूलर, आयोनिक। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आप देख लो, इसके प्रोडक्ट ये है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ रही होगी कि ये जो SO4 है, सल्फेट आयन, रिएक्टेंट में जैसा है वैसा ही प्रोडक्ट में। अब इनको मैं, आपको एक बात याद होनी चाहिए, जो आयंस होते हैं या फिर आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये आयोनिक कंपाउंड है, ये कोवैलेंट है, ये धीरे धीरे समझेगा बॉन्ड चैप्टर में आपको। तो ये आयोनिक कंपाउंड है तो वाटर में डिसोसिएट होके ये क्या बनेगा, इसके H+ आयन बनेंगे और इसके सल्फेट आयन, देखिए ये बना दिया मैंने, ये H2SO4 को आयन के फॉर्म में लिख दिया। ये तो डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है, वैसे ही ये आयोनिक कंपाउंड है, राइट। तो इसको डिसोसिएट करूंगा मैं इस और इस आयन में, ये और ये हो गया। और वाटर आयोनिक नहीं है तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। तो आपने देखा कि ये जो रिएक्शन है इसमें ये लीड बदल रहा है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है, लीड ऑक्साइड भी बदल रहा है, लेकिन ये H+ भी बदल रहा है, लेकिन ये जो सल्फेट आयन है जैसे थे वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ऐसे आयंस जो रिएक्शन में चेंज ही नहीं होते, वो बस रिएक्शन को देखते हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द गेम, उन्हें स्पेक्टेटर बोलते हैं, देखने वाले। अगर कोई गेम चल रहा है या फिर रास्ते पे कोई लड़ाई हो रही है तो देखने वाले जो लोग होते हैं ना उनको स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। तो ये आयन रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा, सो दिस इज स्पेक्टेटर आयन। तो ऐसे आयंस को हम नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप सिर्फ इतना भी लिखे तो भी चलेगा, ये देखिए इतना और इतना, इनको मत लिखो। तो स्पेक्टेटर आयंस को छोड़ के अगर आप मॉलिक्यूलर रिएक्शन को लिखते हो तो वो बन जाती है आपकी आयोनिक रिएक्शन। स्पेक्टेटर आयंस को छोड़ के मॉलिक्यूलर रिएक्शन को लिखते हो तो वो बनती है आपकी आयोनिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये आयोनिक है, ये भी आयोनिक है, ये भी आयोनिक है कंपाउंड, ये तो नहीं है आयोनिक कंपाउंड, ये पता चलेगा आपको बाद में, अभी नहीं। ये भी आयोनिक है, तो इनको आयन के फॉर्म में लिखूंगा, और जो आयंस चेंज नहीं हुए हैं उनको अगर नहीं लिखूंगा तो ये रिएक्शन ऐसी बन जाती है। तो ये हो गई आपकी आयोनिक रिएक्शन, ये हो गई आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आयोनिक रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है इक्वेशन का यूज करके। तो स्टेप्स वही रहेंगे, तो पेन के ऊपर फोकस करो। सबसे पहले तो आपको मेन रिएक्शन एक तो ऐसे देंगे या फिर बोलेंगे, व्हेन परमैंगनेट आयन reacts with iodide ion, then manganese dioxide and iodine are formed in alkaline medium, then balance the given redox reaction। तो सबसे पहले परमैंगनेट आयन ये है, आयोडाइड ये है, और ये आप रिएक्शन लिख लो। अब क्योंकि रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में हो रही है तो वाटर तो है ही, और अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम है, इसलिए OH- तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा।
दिख नहीं रहा, इसका मतलब है आपको उन दोनों को ऐड करना चाहिए। अगर बेसिक की जगह पर एसिडिक मीडियम बोला है तो आपको यहाँ पे H+ और वाटर को ऐड करना चाहिए। देखिए वो हमेशा मिनिमम रिएक्शन देने की ही कोशिश करेंगे, बाद में दिमाग आपको लगाना होता है। लेकिन कई बार आपको वर्ड में रिएक्शन देने की जगह पर वो डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन दे देते हैं, और ऐसी देने की जगह पर ये ऐसी ही दे देते हैं, मतलब OH- और H2 को ऐड करके देते हैं। आपको बस बोलते हैं कि इसको बैलेंस करो। अब इस रिएक्शन को बैलेंस आप इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हो और रेडॉक्स रिएक्शन के मेथड से भी कर सकते हो। पहले इक्वेशन मेथड, जैसे कि मैंने बताया आपको पता नहीं है कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है या 4 है, तो आप एज्यूम कर रहे हो कि लेट यहाँ पे x है, तो मैंने यहाँ x लगा दिया, ये यहाँ y लगा दिया, मतलब एक्चुअली यहाँ पे है, तो मैंने ये पूरे वेरिएबल्स अप्लाई कर दिए। अब जैसे कि मैंने पीछे बताया था वैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स और राइट हैंड साइड्स के एटम इक्वेट करने हैं, मैंगनीज, ऑक्सीजन, आयोडीन सभी को। फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन का आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन कितना है इसमें, 4 × x, तो 4x, और इधर देखो 2 × z प्लस 1 × b प्लस 1 × c, तो 2z b प्लस c। तो आपके पास इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये 4 इक्वेशन आ गए। अब चार्ज के बारे में बताता हूँ। अब रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसका मतलब चार्ज भी दोनों तरफ सेम होना चाहिए। बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना है, देखिए ये माइनस चार्ज है और ये x टाइम्स है, इसलिए x, लेकिन ये माइनस चार्ज है इसलिए -x, वैसे ये माइनस चार्ज y टाइम्स है इसलिए -y, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये माइनस चार्ज b टाइम्स है इसलिए -b। तो आपके पास 1 2 3 4 5 इक्वेशंस है। आपको इनको सॉल्व करने से पहले एक वेरिएबल को अपने मन से एज्यूम करना है। आप 1 एज्यूम करो, 2 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने x = 1 एज्यूम किया और टेक्निक लगा के इसको सॉल्व कर दिया इन चारों को। अब कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, x = 1 डाला तो इमीडिएटली z = 1 आ जाता है मुझे। सो x = 1 और z = 1 यहाँ पे डालूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाता है, देखिए 4 = 1 प्लस b प्लस c, मतलब b प्लस c = 3, एक और इक्वेशन बन जाता है मेरा। तो इसी तरीके से इक्वेशन को रिड्यूस करते 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 आपको इक्वेशन सॉल्व करने जो कि हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया ये किस तरीके से सॉल्व किए, ये तो मैथमेटिक्स का सिंपल पार्ट है, आपको आना चाहिए। तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाते हैं, देखिए z = 1, c = -2, b = 4, y = 3, a = 3/2। आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब के वैल्यू मैंने इक्वेशन में डाले और ये बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन लिख दिया। तो इस तरीके से इक्वेशन मेथड से आप बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को। तो ये है हमारी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। अगर आप देखोगे तो मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालोगे तो +7 आती है, और यहाँ देखोगे तो +4 आती है। आयोडीन की देखोगे तो यहाँ -1 है और यहाँ 0 है। तो मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, इसे हम बोलते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आगे चल के आप इसको यन फैक्टर बोलोगे। क्या बोलोगे? यन फैक्टर। तो मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से चेंज हुई, नहीं कितने से, देखो 3 से चेंज हुई, राइट ना। 7 थी 4 हो गई, सो इट चेंजेस बाय 3। और आयोडीन की 1 से चेंज हुई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे मैं एक टेबल बता रहा हूँ, वहाँ पे कुछ थंब रूल्स है जो कि आपको पूरे केमिस्ट्री में काम आएंगे कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट
कुछ चीज़ों का कुछ सिचुएशंस में फिक्स रहता है। जैसे कि अगर अल्कलाइन मीडियम है तो पोटेशियम परमैंगनेट था ना, ये एक्चुअली KMnO4 था, तो उसका आयन है ये परमैंगनेट आयन। अल्कलाइन मीडियम में परमैंगनेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 3 से ही चेंज होती है। तो ऐसे ही कुछ थंब रूल्स मैं आपको अगले टेबल में बता रहा हूं, उसको रट लेना है। सबसे पहली बात, अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डेल्टा ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से चेंज होती है। और अगर KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में है या फिर बेसिक यानी कि अल्कलाइन मीडियम में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 3 से चेंज होती है। ये भी भूलना नहीं है कि KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 रहती है, तो 5 से चेंज होती है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट के +2 बन जाती है। और इसमें +7 से घट के 3 से कम होती है, मतलब +4 हो जाती है। उसी तरीके से एसिडिक K2Cr2O7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी मतलब इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से चेंज होती है, मतलब यहाँ इसकी 6 है, तो रिएक्शन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें उसकी हमेशा 3 रहती है, 3 से चेंज होती है। और मैंने ये तीनों ही बताए हैं, देखिए कौन कौन आपको 10th में थे भी, KMnO4 और K2Cr2O7, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में काम करता है। इसके लिए सिर्फ एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है हमको, तो एसिडिक में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से चेंज होगी, ये 3 से चेंज होगी और ये भी 3 से चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आयोनिक फॉर्म में लिखा है मैंने KMnO4 है, लेकिन काम सिर्फ MnO4- ही करता है, ये तो स्पेक्टेट आयन रहता है। तो परमैंगनेट आयन अगर है, उसकी एसिडिक मीडियम में किसी के साथ भी रिएक्शन होती है तो वो +7 से +2 में चेंज होता है। और ये जो है दूसरा बंदा X से Y में चेंज होता है। तो ये अलग अलग X के लिए अलग अलग Y है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये XI- है तो वो बन जाता है I2, ये फिक्स रहता है एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ, जो कि हमने पिछले वाले रिएक्शन में देखा था बैलेंस करते वक्त। आयोडाइड था, I2 बन गया था। अगर ये यहाँ पे Fe2+ होता तो ये Fe3+ बनेगा। अगर ये ऑक्सैलेट आयन है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। वैसे ही सल्फाइड सल्फ़र में सेम, ये बस रटना है आपको। सल्फ़र डाइऑक्साइड है तो ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है। दैट इज़, अगर इसको लेके मैं एक रिएक्शन आपको बता दूं, देखिए तो ऐसे होगी रिएक्शन। हम इसको लेके बनाएंगे एक रिएक्शन। अगर आपके पास ऐसा है MnO4- प्लस इसकी जगह पर अगर ये होगा, मतलब सल्फाइड आयन, तो आपके प्रोडक्ट्स होंगे, एक तो ये और दूसरा सल्फाइड का कन्वर्जन सल्फर में होता है, तो ये हो गए आपकी रिएक्शन। ठीक है। उसी तरीके से मैंने न्यूट्रल एंड अल्कलाइन KMnO4 में क्या क्या हो सकता है ये सब यहाँ पे बताया है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जांपल यानी कि रिएक्शन आपकी ऐसी होगी, यहीं पे लिख देता हूँ। ये I- है, अगर इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा तो ये आपका बस इसकी जगह पर IO3- आएगा। और बाद में तो इसको कैसे बैलेंस करना है ये तो मैंने बताई है। आपके पास एक बार रिएक्शन आ गई तो आपको बस क्या करना है, ये अल्कलाइन है या एसिडिक मीडियम है देखना है। ऑफ कोर्स ये एसिड नहीं, अल्कलाइन मीडियम है। अब अल्कलाइन मीडियम है तो OH- और वाटर कहीं तो होनी ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, कहीं पे तो OH- और वाटर को ऐड कर लेना है और इसके आगे इसको बैलेंस करना है इक्वेशन मेथड का यूज़ करके। सिमिलरली
एसिडिक K2Cr2O7 का ये टेबल, इसको भी याद कर लो, लिख लो। ये इनके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी पीछे भी थे ना कुछ, ये यहाँ पे ये वाले, इसका टेंशन मत लो, ये क्या है बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता चलेगा, ये भी छोड़ दो। तो इस पूरे टेबल में आपको इन बंदों को छोड़ देना है, ये वालों को, ठीक है। ये बाद में पता चलेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाकी सब कुछ रट लो। वैसे देखा जाए तो रेडॉक्स रिएक्शन में ये रटना एक्सपेक्टेड नहीं है, ये आपको डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 12th क्लास में है तब रटना एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी अगर रट लोगे, टाइम है तो अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो कि आपको यहाँ पे समझेगा नहीं, राइट।